सर आपकी आवाज ही नहीं आ रही। सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। ओके, तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स हम स्टडी कर रहे थे और उसमें हमने बहुत सारी चीजें देखी थी। इनको नोमेनक्लेचर इनका हम पढ़ रहे थे और बहुत सारे नोमेनक्लेचर हमने पढ़े हैं। और आज जो हम बात करेंगे वो बात करेंगे ब्रिज कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स की, कि किस तरह से ब्रिज कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स को हम नाम दे सकते हैं। आवाज आ रही है अब? यस सर आ रही। तो ब्रिज कंपाउंड्स वो होते हैं जहां पर मेटल मेटल के बीच में कोई ना कोई लिगेंड प्रेजेंट हो। जैसे हमारे पास में यहाँ पे ये एक मेटल है Fe और ये दूसरा मेटल है, और इसके बीच में हमने इन दोनों को जोड़ने के लिए और एक लिगेंड को एज अ ब्रिज काम में लिया है। तो इस तरह के कंपाउंड्स हमारे क्या कहलाएंगे? ब्रिज कंपाउंड्स कहलाते हैं। ठीक है, सो इस तरह के कंपाउंड्स को नाम देने के लिए हमें क्या करना पड़ता है कि जो भी आपका मेटल है उस मेटल का नाम लिखने से पहले और एक जो ब्रिज कंपाउंड्स वो होते हैं जहां पर मेटल मेटल के बीच में कोई लिगेंड प्रेजेंट हो। जैसे हमारे पास यहाँ पे एक मेटल है Fe और ये दूसरा मेटल है, और इसके बीच में हमने इन दोनों को जोड़ने के लिए कहलाते हैं। जो हेलो, बेटा आवाज आ रही है? सर आ रही, पहले नहीं आ रही थी, अब आ रही। मुझे मेरी बेटा पहले तो है ना अपनी, आप लोग सभी ना माइक को म्यूट रखो। आप लोग माइक म्यूट नहीं रखते हैं, डिस्टरबेंस बहुत होती है। सर आ रही, पहले नहीं आ रही थी, अब आ रही। नहीं, आप माइक को म्यूट रखो। आप लोग माइक म्यूट नहीं रखते हैं, डिस्टरबेंस बहुत होती है। सो ब्रिज कंपाउंड्स जहां पे मेटल मेटल के बीच में लिगेंड प्रेजेंट होता है, और यहाँ पर जब भी इसको हम नाम देंगे तो जो भी आपके लिगेंड्स हैं उनसे पहले हमको क्या लगाना पड़ेगा? एक सिंबल हम यहाँ पर यूज करते हैं जिसको हम बोलते हैं म्यू। ठीक है, जैसे कि एक कंपाउंड में अगर आपको यहाँ पर लिखूं, जैसे कि इस कंपाउंड को मैं यहाँ पे एक कंपाउंड यहाँ पे लिख रहा हूं। एक मिनट, मैं इसको थोड़ा सा दोबारा ये कंपाउंड अगर मैंने यहाँ पे लिखा है और इसको मुझे मेरी क्लास ब्रैकेट में हम बंद करते हैं। बेटा आवाज बंद करो अपनी। कौन है ये? प्राची बेटा म्यूट करो आवाज अपनी। जब हम इस तरह के कंपाउंड्स को नाम देते हैं तो किस तरह से नाम देंगे? पहले तो ये है कि जब हम इस तरह के कंपाउंड्स को नाम देंगे तो आप यहाँ स्थिति देखोगे कि दोनों तरफ ये जो मेटल है और ये जो मेटल है यहाँ एक जैसी स्थिति है या डिफरेंट स्थिति है। अगर एक जैसी स्थिति है और डिफरेंट स्थिति है, उन दोनों को सबसे पहले एग्जामिन करने के बाद अगर आपको लगता है कि एक जैसी स्थिति है और लिगेंड एकदम सेम है
तो आप सारे के सारे लिगेंड्स को यहाँ पे जो मेटल से जुड़े हुए हैं इनको छोड़ करके, ये जो आपके लिगेंड्स जो ब्रिज के रूप में हैं इनको छोड़ करके इनको आप गिन लोगे, तो ये आपके कितने अमोनिया एमीन ग्रुप जुड़े हुए हैं? 4। और यहाँ पे कितने जुड़े हुए हैं? 4। ठीक है, तो ये टोटल एमीन ग्रुप्स कितने हो गए? कितने हुए? 8। ठीक है, सो 8 को हम क्या बोलते हैं? ऑक्टा, है ना। तो हम यहाँ पे लिखेंगे इसका नाम ऑक्टा, और ये है क्या? एमीन, तो इसको हम एमीन बोलते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे हम एमीन, इसका नाम हो गया ऑक्टा एमीन। अब ये जो ब्रिज है, इन ब्रिजेस के बारे में बताएंगे, क्योंकि सबसे पहले हमें पता है कि लिगेंड्स के बारे में बताते हैं और उसके बाद में हम मेटल आयन के बारे में बताते हैं। ठीक है, तो लिगेंड यहाँ पर अल्फाबेटिकल ऑर्डर नहीं यूज करते, उसका आप ध्यान रखिएगा। आप सोचो कि पहले ए आता है या एच आता है, पहले आप यहाँ देखोगे कि ब्रिज के अलावा जितने लिगेंड्स हैं वो अगर एक से ज्यादा है तो अल्फाबेटिकल करोगे, ब्रिज वाले को सबसे बाद में हम नाम देते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गया ऑक्टाएमीन। अब हमारे पास में है ब्रिज लिगेंड्स। तो ब्रिज लिगेंड दोनों एक जैसे भी हो सकते हैं और अलग अलग भी हो सकते हैं। अगर एक जैसे हैं, सबसे पहले हमने यहाँ पर एक जैसे लगाए हैं, तो इनका नाम क्या है? क्या बोलते हैं इसको हम? OH को हाइड्रोक्सो। क्या बोलते हैं? हाइड्रोक्सो। तो यहाँ पे 2 हाइड्रोक्सो आपके पास में यहाँ प्रेजेंट हैं, तो आप यहाँ सबसे पहले क्या लगाओगे? म्यू। म्यू इसलिए क्योंकि जो ब्रिज लिगेंड है उसका आप नाम लिखते हो, म्यू डाई हाइड्रोक्सो। 2 हैं इसलिए डाई हाइड्रोक्सो। और अब आपके पास में इसका भी आपने कर दिया, यहाँ इसका कर दिया। अब आपके पास में क्या बचे? अब आपके पास में मेटल आयन बचा, ये मेटल आयन और ये मेटल आयन। तो एक जैसे मेटल्स हैं आपके पास में, ये भी Fe है और यहाँ पे भी Fe है, तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे? डाई। अब एक चीज का यहाँ पे ध्यान रखोगे, वही सेम जो रूल है हमारे पास में, कि अगर इस कोऑर्डिनेशन स्फीयर में, ये जो पूरा का पूरा जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर आपको देख रहे हो, इस पर अगर कोई चार्ज है नेगेटिव, तो मेटल आयन के लास्ट में 8 लगाओगे। अगर पॉजिटिव है और न्यूट्रल नेचर का है तो वहां पर एज इट इज नाम लिखोगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका डाई आयरन, क्योंकि यहाँ पे कोई चार्ज नहीं है, यहाँ पे कोई चार्ज नहीं है, ना ही कोई और, तो ये मॉलिक्यूलर या नॉन आयनिक नेचर का कंपाउंड है। तो यहाँ पर आप लिखोगे डाई आयरन, डाई आयरन, डाई आयरन। ठीक है ना, तो ये आपके पास में हो गया डाई आयरन। ठीक है, और मेटल के बाद में आप क्या लगाओगे? उसका जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो। अब यहाँ एक सबसे बड़ी बात है कि ऑक्सीडेशन स्टेट जब हम पहले देखते थे तो एक ही मेटल आयन होता था, तो उस एक मेटल आयन पर जो भी चार्ज होता था वो आप लिख देते थे। जैसे कि मान लीजिए कि हमारे पास में ये सब्सटेंस होता, तो आप तुरंत यहाँ पे बता देते कि साहब ये जो आयरन है इस पर टोटल चार्ज जो यहाँ आएगा वही यहाँ पर आएगा, क्योंकि ये तो न्यूट्रल नेचर का है। लेकिन यहाँ पे इन 2 का है तो आपको टोटल देखना पड़ेगा। तो देखो एमीन जो है वो कोई भी चार्ज नहीं रखता, न्यूट्रल लिगेंड है, और यहाँ पर ये जो OH है ये OH -1 चार्ज रखता है, तो ये -1 चार्ज रखता है, 2 OH हैं, तो यहाँ पे टोटल कुल मिला के आपके पास में -2 चार्ज यहाँ अंदर हो गया। अगर यहाँ पे -2 चार्ज अंदर हो गया तो इसका मतलब, और यहाँ पे कोई चार्ज बाहर नहीं आया है, अभी मैंने आपको बताया यहाँ कोई चार्ज नहीं है बाहर यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे ना तो इधर कोई आयन लगा हुआ है ना इधर कोई आयन लगा हुआ है, इसका मतलब इस पर ये न्यूट्रल नेचर का है। तो इस Fe और इस Fe पर दोनों पर मिलाकर के +2 चार्ज होना चाहिए, तभी ये -2 चार्ज सेटिस्फाई होगा। अगर ऐसा हमें करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे क्या चार्ज लगाना पड़ेगा? Fe की ऑक्सीडेशन स्टेट हमें रखनी पड़ेगी Fe+ रखनी पड़ेगी। अगर ये Fe+ है तो आपको पता है एक Fe+ ये हो गया, एक Fe+ ये हो गया, तो 2 Fe+, और यहाँ पर ये न्यूट्रल नेचर का है, ये न्यूट्रल नेचर का है, और यहाँ चार्ज सिर्फ और सिर्फ इसकी वजह से और इसकी वजह से यहाँ पर प्रेजेंट है। तो ये एक एक माइनस चार्ज यहाँ पे प्रोवाइड कर रहे हैं, जिसकी वजह से आप इसे इजीली दिखा सकते हो
कि ये -2 चार्ज रखेगा और टोटल कुल मिलाकर के ये न्यूट्रल हो जाएगा। तो इसका नाम हो जाएगा ऑक्टा एमीन न्यू डाइहाइड्रोक्सो डाई आयरन फर्स्ट। मेरी बात समझ में आ गई सबको? कोई ऐसा जिसको ये नहीं समझ में आया हो? अगर नहीं समझ में आया तो भी कोई बात नहीं, मैं यहाँ पर एक और एग्जाम्पल आप लोगों के साथ में शेयर कर रहा हूँ और उस एग्जाम्पल को आप लोग जरा देखो और बताओ कि इसका क्या नाम हो सकता है। ठीक है, अगर आपने प्रैक्टिस की होगी तो आपकी बुक में भी ये एग्जाम्पल आपको देखने को मिल जाएगा। चलो मैं इसका दूसरा ले लेता हूँ। चार्ज की अगर हम बात करें तो 4, 8, 10 चार्ज -k। नाम दो जरा इसको, दे सकते हो अपने आप दे सकते हो तो एक बार कोशिश करो, फिर मैं बताऊंगा अगर आप लोग नहीं दे पाओगे। एक सेकंड। दे सकते हो इसका नाम? हाथ खड़ा करो अगर कोई देना चाहता है नाम तो। आकांक्षा, अलीना, रितिका, प्रिया, शिवानी, प्राची, तनु, काजल, करीन। सर अगर अमोनियम ओक्टा अमीडो म्यू हाइड्रोक्सो कोबाल्टेट थर्ड आयन। फिर से बोलोगे? अमोनियम ओक्टा साइनो म्यू अमीडो लिख म्यू लेना, हाइड्रोक्साइड लिख ले। कोबाल्टेट थर्ड। अरे लिख लेने थे बेटा, लिख लेने थे। अमोनियम, फिर ओक्टा ऑक्टा साइनो साइनो म्यू म्यू अमीडो एमिडो।
Yes, sir. एमिडो, Mu hydroxo म्यू hydroxo ऑक्सो cobaltate कोबाल्टेट third iron. थर्ड आयन। ओके, आयन सही है। यही बोलना चाह रहे हो बेटा? सही लिखा है? अलीना, अमोनियम ऑक्टा साइनो म्यू अमाइडो म्यू हाइड्रोक्सो कोबाल्टेट थर्ड आयन, एम आई राइट? कोई हाँ ना नहीं? चलो, जिन लोगों को नहीं समझ में आया उन लोगों को बता देते हैं, और इसमें जो गलती है वो भी बता देंगे। सो हमें पता है कि सबसे पहले हम पॉजिटिव आयन का नाम देंगे। तो हमारे पास में पॉजिटिव आयन कौन है? हमारे पास में पॉजिटिव आयन है ये अमोनियम, और नेगेटिव आयन की अगर हम बात करें तो नेगेटिव आयन है हमारे पास में ये कॉम्प्लेक्स आयन। सो ये पॉजिटिव आयन और ये नेगेटिव आयन। सो यहाँ पर पॉजिटिव आयन का नाम हम सबसे पहले देते हैं, तो ये हमारे पास में अमोनियम है, और आपको पता है ये सिंपल आयन है, इसलिए यहाँ पे हम टेट्रा अमोनियम नहीं लिखेंगे, सिर्फ अमोनियम लिखेंगे। सो ये हमारे पास में नाम हो गया इसका अमोनियम। अब हम यहाँ पर आ जाते हैं, तो यहाँ पर आपको पता है कि दोनों तरफ साइनो ग्रुप इस कोबाल्ट से जुड़ा हुआ है, और ये दोनों आपके पास में ब्रिज कंपाउंड ब्रिज लिगेंड्स है, तो इनको हम नाम बाद में देंगे। सो सबसे पहले इनको हम बात करते हैं, तो ये 4 और ये 4, तो ये हो गए 8, तो इसे हम बोलेंगे ऑक्टा, और क्योंकि ये साइनो ग्रुप है इसलिए ऑक्टा साइन। ओके, सो ये कहानी यहाँ पे खत्म होगी। उसके बाद में हमारे पास में बचते हैं ये दो लिगेंड्स, एक ये वाला एमाइडो ग्रुप और ये हाइड्रोक्सो ग्रुप। तो यहाँ पर इसको हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर के अकॉर्डिंग पहला जो नाम है वो हम लिख देंगे यहाँ पे म्यू एमाइडो, दूसरा जो है वो हमारे पास में है म्यू हाइड्रोक्सो। सो ये हमारे दोनों लिगेंड्स जो ब्रिज लिगेंड्स थे उनको हमने नाम दे दिया। अब हमारे पास में सिर्फ बचते हैं कौन? ये मेटल आयन और ये मेटल आयन। तो ये हमारे पास में दो मेटल आयन है जो दोनों ही एक चीज है, जैसे हम बोलेंगे कोबाल्ट, तो यहाँ पर हमने लिख दिया कोबाल्टेट। तो पहली गलती तो यहाँ पर ये है कि दो कोबाल्ट हैं, तो हमें यहाँ पे लिखना चाहिए था क्या? डाई कोबाल्टेट। ठीक है। दूसरी, ये कोबाल्टेट बिल्कुल सही है क्योंकि यहाँ पर इस पूरे के पूरे इस कॉम्प्लेक्स आयन पर नेगेटिव साइन है, इसीलिए हमने यहाँ पर अमोनियम आयन लिखा हुआ है, इसलिए कोबाल्टेट 3 इसलिए है क्योंकि अगर आप यहाँ पर इसको देखें तो साइनो ग्रुप हमारे पास में है 8, साइनो ग्रुप जो है वो हमारे पास में है 8, और हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है वो हमारे पास में है 1, एमाइडो ग्रुप जो है वो हमारे पास में है 1। तो यहाँ इसकी कंट्रीब्यूशन अगर हम देखेंगे तो ये -8 है क्योंकि एक साइनो पर -1 चार्ज होता है। हाइड्रोक्सिल इसकी कंट्रीब्यूशन 1 है और एमाइडो जो है इसकी कंट्रीब्यूशन भी -1 है। टोटल कुल मिलाकर के -10 कंट्रीब्यूशन रखता है। ठीक है, तो ये हमारे पास में हो गए लिगेंड्स। अब हम बात करें मेटल आयन की, तो मेटल आयन पर देखने के लिए सबसे पहले हम यहाँ देखेंगे यहाँ क्या चार्ज है। यहाँ चार्ज आ रहा है 4 नेगेटिव आ रहा है, इसी वजह से हमने यहाँ पर ये अमोनियम 4 लगाए हैं, इसका मतलब ये 4 नेगेटिव सही है। और 4 नेगेटिव की बात अगर हम यहाँ देखें तो इन दो में अगर हम ऑक्सीडेशन स्टेट देखेंगे तो वो +3 हो सकती है, क्योंकि उसको अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करें, क्योंकि 2 है ये, तो ये हमारे पास में टोटल 6 आ जाती है, और 10 माइनस के चार्जेस हैं, तो अगर हम इसको यहाँ पर 10 को ये कर दें तो ये -4 आपका कैलकुलेट होकर आ सकता है। तो इसका मतलब क्या है कि हमारे पास ये जो +3 है वो सही है। अब ये जो आयन लिखा हुआ है दिस, ये एक गलत है, क्योंकि जब हमने इस कॉम्प्लेक्स
में पॉजिटिव जो हमारे पास में आयन है और नेगेटिव आयन है दोनों को लिखा हुआ है, तो ये आयनिक फॉर्म में नहीं है। अगर हम इसको कैसे लिखते, हम इसे लिखते कि ये जो एमीन ग्रुप, ये जो ग्रुप है हमारे पास में, फरीन कुछ कहना चाह रही हो क्या? ये जो एमीन ग्रुप है, ये सॉरी अमोनियम ग्रुप है, ये अगर हम नहीं लिखते, इसको अगर हम नहीं लिखते तो हम क्या लिखते, सिर्फ इतना लिखते, तब हम इसको यहाँ पर लिख सकते थे आयन। लेकिन ये आयनिक फॉर्म में नहीं है, ये मॉलिक्यूलर फॉर्म में है, पूरा पॉजिटिव और नेगेटिव आयन से मिलके बना हुआ है, इसलिए हम इसको आयन यहाँ पे नहीं लिखेंगे। तो इसका नाम हो जाएगा क्या, अमोनियम ऑक्टासाइनो म्यू एमाइडो म्यू हाइड्रोक्सो डाई। डाई इसलिए क्योंकि दो कोबाल्ट है, डाई कोबाल्टेट 3 बस, ठीक है ना। ये इसका नाम हम लिख देते हैं। मेरी बात समझ में आ गई सभी को? अलीना, सर। तो ये समझ में आ गया बेटा, आयन नहीं लिखेंगे और यहाँ पे डाई कोबाल्टेट आएगा। यस सर। ओके, देखो अभी हमने केवल बात करी सिर्फ ऐसे फरीन फरीन, हाँ बेटा, अगर आप लोग अपना माइक ऑन रखते हो ना तो आवाज जो है वो रिपीट होती है, तो प्लीज अपना माइक जो है तभी ऑन रखो जब आपको कुछ बोलना हो या कुछ कहना हो या आपसे कुछ पूछा जाए तब, वरना आपको इसका जो माइक है उसको ऑफ रखो, ठीक है। एक और एग्जाम्पल की अगर हम बात करें, जो आपकी बुक में आपको मिलेगा, वहां पर जो यहाँ पे जो मैंने आपको ये जो बात कि यहाँ एक जैसे लिगेंड है, अगर यहाँ क्या स्थिति आएगी, यहाँ डिफरेंट, हाँ जैसे मान लीजिए कि ये हमने लिखा पैलेडियम और इससे हमने ब्रिज लिगेंड्स जोड़ दिए, और ये हमारे पास नाउ अभी तक हमारे पास यहाँ एक, अब हमने दो टाइप के लिगेंड्स को जोड़ा। जैसे मान लीजिए कि ये हमने जोड़ दिया Cl और यहाँ हमने जोड़ दिया सर BPH। आपकी आवाज रिपीट होगी। क्या सर आपकी आवाज मेरी आवाज बिल्कुल रिपीट होगी अगर आप अपना माइक ऑन रखोगे। जो आपका सुनाई देता है ना मेरा, वही आपके माइक से वापस रिपीट करके आती है। ठीक है, समझ में आई बात मेरी? अभी पता नहीं किसी ने अपना माइक ऑफ नहीं, तो ये हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। अब इसका नाम अगर आपको देना हो तो रितिका माइक ऑफ करो, या नाम बता रही हो? इसको नाम कैसे देंगे? ये जो PPH3 लिखा हुआ है ये ट्राइफेनिल फॉस्फीन है, ये ट्राइफेनिल फॉस्फीन।
ये ट्राइफेनिल फॉस्फीन है। कोई नाम दे सकता है इसका? क्लोरोट्राइफेनाइल फ्लोरीन म्यू डाइक्लोरोप्लेडियम थर्ड क्लोरोट्राइफेनाइल फ्लोरीन प्लेडियम। चलो धीरे धीरे बताओ तो मैं लिख पाऊंगा। बोलो बेटा। क्लोरो फिर क्लोरो के बाद आप ही बता दो बस। चलो मैं ही बता देता हूँ। मैं बताऊंगा तो मैं धीरे धीरे बताऊंगा और वो ऐसे बताऊंगा कि देखो ये हमारे पास में ब्रिज लिगेंड्स हैं, इसलिए हमें इनको नाम बाद में देना है। ये हमारे पास जो ब्रिज लिगेंड्स है ना, ये दोनों, इनको हम बाद में नाम देंगे। पहले इनकी कहानी देख लेते हैं कि ये जो 4 लिगेंड्स हैं ये हमारे पास किस तरीके से है। ठीक है। अब क्योंकि ये एक जैसे लिगेंड्स नहीं है, इसको हम इसीलिए एक साथ इन करके नहीं लिखेंगे साहब, इसको भी बता दें ये ट्राइफेनिल फॉस्फीन इधर भी है और ये ट्राइफेनिल फॉस्फीन इस तरफ भी है और क्लोरो इस तरफ भी है और क्लोरो इस तरफ भी है। हम एक एक करके यहाँ से सीक्वेंस वाइज लेंगे तो इसका नाम हो जाएगा क्लोरो। और फिर ये है हमारे पास में ट्राइफेनिल फॉस्फीन। तो ट्राइफेनिल फॉस्फीन क्योंकि बल्कि लिगेंड है इसलिए इसको हम क्या लिखते हैं, ब्रैकेट में हमेशा लिखते हैं। आपको पहले भी मैंने आपको बताया हुआ है। तो आप इसको लिखोगे यहाँ ट्राई फेनिल फॉस्फीन और फिर इस ब्रैकेट को कर दोगे बंद। अब हमारे पास में आ जाता है ये पैलेडियम। हम यहाँ पे लिखेंगे इसको पैलेडियम, पैलेडियम। और इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट वो अभी हम बाद में लिख देंगे, पहले आगे देख लेते हैं। और उसके बाद में हमारे पास आ जाते हैं ये जो ब्रिज लिगेंड्स है वो। तो यहाँ पर आप ब्रिज लिगेंड्स को देख लोगे, दोनों एक जैसे लिगेंड्स है इसलिए डाइक्लोरो हो जाएगा और म्यू हम पहले लगाते ही हैं। सो म्यू डाई क्लोरो इसका नाम होगा। अब हमारे वापस हम इस तरफ चलेंगे तो यहाँ चलेंगे तो सेम वही स्थिति, क्या सेम जो हमारे पास में यहाँ थी इस वाले पैलेडियम पर, तो वही क्लोरो ट्राइफेनिल फॉस्फीन। तो आगे हम लिखेंगे क्लोरो क्लोरो फिर वही ब्रैकेट में ट्राई फेनिल फॉस्फीन, ब्रैकेट कर देंगे बंद। ठीक है। और पैलेडियम, ये पैलेडियम और यहाँ पर इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट। तो ऑक्सीडेशन स्टेट देखने के लिए सबसे पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि अंदर और बाहर क्या स्थिति है। तो देखो ये हमारे पास में जो ट्राइफेनिल फॉस्फीन है ये है न्यूट्रल। ये हमारे पास जो क्लोरीन है, क्लोरो ग्रुप्स हैं, ये क्लोरो ग्रुप्स कैसे हैं, नेगेटिव नेचर के। तो नेगेटिव नेचर के हमारे पास में कितने क्लोरो हैं, 1 2 3 और 4। तो -4 तो हमारे पास में हो गया चार्ज क्लोरीन की वजह से। और इसके ऊपर टोटल देखो चार्ज कुछ भी नहीं आ रहा है, ना तो हमने इस स्क्वायर ब्रैकेट के राइट साइड में कुछ लिखा हुआ है, ना लेफ्ट साइड में कुछ लिखा हुआ है, और ना ही कोई हमने यहाँ पे चार्ज लगाया हुआ। इसका मतलब ये है कि जो भी चार्ज इन लिगेंड्स के थ्रू दिया गया है वो पूरा का पूरा सेटिस्फाई हो गया है। तो 4 का मतलब हो गया कि 2 पैलेडियम हमारे पास में प्रेजेंट हैं। तो इस पैलेडियम के पास में चार्ज क्या होना चाहिए, इसको 2 से कर देंगे तो ये +2 चार्ज में यहाँ पे होना चाहिए। ये भी +2 और ये भी +2, तो ये +4 हो गया और -4 हमारे पास में लिगेंड्स की वजह से आ रहा है। तो यहाँ पर आप लिख दोगे पैलेडियम 2 पैलेडियम 2। तो इस तरह से इसका नाम हो जाएगा क्लोरो ट्राइफेनिल फॉस्फीन पैलेडियम 2
म्यू डाइक्लोरो क्लोरो ट्राइफेनल फॉस्फीन पैलेडियम 2। ठीक है, सो इस तरीके से आप इन ब्रिज कंपाउंड्स को नोमेनक्लेट कर सकते। ठीक है, आगे समझ में। अब आप लोग थोड़ी सी प्रैक्टिस करते रहना, क्योंकि प्रैक्टिस करोगे तभी ये आएंगे। मैं और आप मिलकर के चाहे हम हजारों कंपाउंड्स यहाँ पे देख लें, लेकिन जब तक आप लोग खुद से नहीं करोगे तब तक आप उसको नहीं समझ सकते। ठीक है, सो आगे चलते हैं हम अपने दूसरे टॉपिक पर, और वो टॉपिक है हमारा स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्सेस इन सॉल्यूशन। अब स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्सेस इन सॉल्यूशन की अगर हम बात करें तो आपको मालूम है कि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स जो हैं वो सारे के सारे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स कैसे बनते हैं। एक तो मेटल आयन से, और उसके साथ में जुड़ा होता है कौन, लिगेंड। ठीक है ना, और ये भी आपको पता है कि मेटल जो है वो पॉजिटिव नेचर का है और जो लिगेंड है वो नेगेटिव नेचर का होता है। तो जितने भी कॉम्प्लेक्स आयंस बनेंगे ज्यादातर कैसे बनेंगे, जब इनके बीच में प्योरली आयनिक बॉन्ड होगा तो इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स इनके बीच में होगा और स्टेबल कंपाउंड ये फॉर्म करते हैं। लेकिन उनकी स्टेबिलिटी कितनी है, क्या वो ज्यादा स्टेबल है या वो कम स्टेबल है, इस बात का पता लगाने के लिए हमें इसको क्या करना पड़ेगा, डिसोशिएट करना पड़ेगा। ये जो Ml जो हमारे पास में कंपाउंड बन रहा है, ठीक है ना, इसको हमें क्या करना पड़ेगा, डिसोशिएट करना पड़ेगा। और डिसोशिएशन करने पर हमें जो चीज मिलेगी वो क्या मिलेगी, वो हमें मिलेगी ये चीज। और जब हमें ये इसकी एंटाइटीज में जब ये ब्रेक हो जाएगा और ये दो चीज हमें मिलेंगी, तो हम यहाँ पर देखेंगे कि ये ब्रेक होने पर जब हम इसको सॉल्यूशन में डिसॉल्व कर रहे हैं तो वो डिसॉल्व करने पर ये आसानी से डिसोशिएट हो रहा है या किसी मुश्किल से डिसोशिएट हो रहा है। तो इसका डिसोशिएशन कांस्टेंट जो है वो हम निकाल लेते हैं। ठीक है ना, डिसोशिएशन कांस्टेंट हम निकाल करके ये बता सकते हैं कि ये जो कंपाउंड है, ये कंपाउंड जब इस अपने एंटाइटी आयंस के अंदर ब्रेक हुआ है तो किस तरीके से हुआ है और कितनी स्टेबिलिटी उसकी है, वो हम पता लगा सकते हैं डिसोशिएशन कांस्टेंट के थ्रू। ठीक है ना, सो आपको मालूम है जब भी डिसोशिएशन कांस्टेंट निकालोगे तो आपको उस रिएक्शन के बीच में क्या बताना पड़ेगा, आपको ये बताना पड़ेगा कि वो क्या है, इक्विलिब्रियम पोजीशन में होना चाहिए, तब आप डिसोशिएशन कांस्टेंट निकालते हो। अगर आपको लॉ ऑफ मास एक्शन, जो आपने केमिकल इक्विलिब्रियम नाम की कोई एक चीज पढ़ी होगी कभी किसी टाइम पर, वो अगर आपको याद आ रही हो, है किसी को याद इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, केमिकल इक्विलिब्रियम? एक चैप्टर आपने पढ़ा होगा 11th या 12th में, रासायनिक साम्य। 11th क्लास में पढ़ा था। हाँ, रासायनिक साम्य नाम का एक चैप्टर आप लोगों ने वहां पर पढ़ा होगा। ठीक है, तो उसका एक, हाँ, तो उसको मैं बेटा अगर यहाँ पर लिखूं एक छोटे से एग्जाम्पल के थ्रू, तो एक एग्जाम्पल आपने बार बार पढ़ा होगा कि वाटर जो है वो अपने आयंस में ब्रेक हो जाता है H+ आयन और OH- आयंस में, और एक इक्विलिब्रियम बना लेता है। ये जो चीज आप लोगों को दिख रही है, जो डबल एरो जो है एक इस तरह का, ये दिखा रहा है कि जितनी ये रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में हो रही है उतनी ही रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में हो रही है। तो आपने अग्र अभिक्रिया मतलब कि फॉरवर्ड रिएक्शंस और पश्च अभिक्रिया मतलब कि बैकवर्ड रिएक्शंस के बारे में अपनी लास्ट क्लास में पढ़ा है, जहां पर आपने इक्विलिब्रियम के बारे में पढ़ा होगा। तो जब ये ब्रेक होना शुरू होता है बेटे, तो उस समय H+ आयन की कॉन्सेंट्रेशन जो है वो कम होती है और वाटर की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होती है, OH- आयंस की कॉन्सेंट्रेशन कम होती है। जैसे जैसे ये ब्रेक होता जाएगा वैसे वैसे क्या होता जाएगा, H+ आयंस की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ती जाएगी, OH- आयन की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ती जाएगी और वाटर की कॉन्सेंट्रेशन क्या होती जाएगी, डिक्रीज होती जाएगी। जैसे जैसे वाटर टूटता रहेगा H+ आयन और OH- आयन में, वैसे वैसे आप देखोगे कि इनके आयंस की
जो कॉन्सेंट्रेशन है वो इंक्रीज होगी और इसकी इंडिविजुअल कॉन्सेंट्रेशन जो है वो क्या होती जाएगी, डाउन होती जाएगी। और एक समय ऐसा आएगा जब, अच्छा एक समय तो बाद की बात है, जब ये ऐसे ब्रेक होगा तो आपको ये भी पता है कि जब ये H+ आयन और OH- आयन उस सॉल्यूशन में रहेंगे तो ये भी वापस आपस में जुड़ करके और वाटर फॉर्म करेंगे, H+ आयन और OH- आयन, ठीक है ना। तो ये इधर ब्रेक हो रहा है और ये वापस से जुड़ करके वापस वाटर बना रहे हैं। लेकिन एक स्थिति ऐसी आएगी जब इस वाटर के ब्रेक होने की रेट, ये जो H+ आयन और OH- आयन है इनके एसोसिएट होने की रेट, मतलब इसके टूटने की रेट और इसके जुड़ने की जो रेट है या जो स्पीड है वो क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी। और जब ये सेम हो जाएगी तो हम उस स्थिति को बोलते हैं साम्यावस्था या इक्विलिब्रियम कंडीशन, जहां पर फॉरवर्ड रिएक्शन, जिसको आप बोलते हो अग्र अभिक्रिया, और बैकवर्ड रिएक्शन, जिसको आप बोलते हो पश्च अभिक्रिया, इसकी जो रिएक्शन रेट है वो सेम हो जाती है। मतलब कि A जितना B में कन्वर्ट हो रहा है, B उतना ही A में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है ना। अगर इसके 5 मोल B में कन्वर्ट हो रहे हैं तो B के 5 मोल वापस से A में कन्वर्ट हो रहे हैं। तो ये जो इक्विलिब्रियम पोजीशन है, ये एक्चुअली उस समय हम बोलते हैं कि रिएक्शन रुक गई। रिएक्शन रुकी नहीं है, रिएक्शन अब भी हो रही है, लेकिन रिएक्शन रेट क्या है, बराबर है। इसको इसी तरह से समझ सकते हो जैसे कि एक आप गेम खेलते हो और रस्सी खींचने वाला, कि दोनों तरफ लोग खड़े हो जाते हैं और रस्सी इस छोर से भी कोई खींच रहे होते हैं और इस छोर से भी खींच रहे होते हैं कुछ ग्रुप ऑफ पीपल्स। तो जिसमें ज्यादा दम होता है वो उस तरफ उस रस्सी को खींच लेता है। लेकिन अगर दोनों ही स्थिति में, अगर ये एक रस्सी है और यहाँ पे जितने भी लोग हैं जितनी तेजी से इसको इस तरफ खींच रहे हैं उतनी ही बल से इस तरफ खींच रहे हैं, तो ये कांस्टेंट स्थिति आपकी आ रही है। इसका मतलब ये नहीं चुपचाप खड़े हैं, ये भी फोर्स लगा रहे हैं, बल लगा रहे हैं, ये भी फोर्स लगा रहे हैं आपस में, ठीक है। तो इस तरीके से ये एक इक्विलिब्रियम कंडीशन हो जाती है। अब मेटल्स कॉम्प्लेक्सेस की अगर हम बात करें, जैसे एक मेटल कॉम्प्लेक्स को अगर मैं यहाँ पर दिखाऊं कि मान लो कि आपके पास में ये कोई कॉम्प्लेक्स आयन है, जैसे मान लीजिए कि ये निकल है, ठीक है, और ये जो निकल है इसका एक कॉम्प्लेक्स हमारे पास में प्रेजेंट हो, टेट्रासाइनोनिकेलेट 2। ये टेट्रासाइनोनिकेलेट 2 क्या करेगा, ये यहाँ पर ब्रेक होना शुरू हो जाएगा और ये क्या बनाएगा, डिसोशिएट होने पर वाटर, जब हम इसके अंदर वाटर के अंदर इसका सॉल्यूशन बनाएंगे तो ये निकल आयन के अंदर और 4 Cn- आयंस के अंदर ब्रेक हो जाएगा। लेकिन जब ये सॉल्यूशन में प्रेजेंट होगा तो ये वापस आपस में जुड़ेंगे भी और ये क्या करेगा, वापस जुड़ करके और ये टेट्रासाइनोनिकेलेट आयन फॉर्म कर देगा। तो ये एक इक्विलिब्रियम जो कंडीशन है वो यहाँ पर बन जाएगी। इक्विलिब्रियम कंडीशन जो है वो यहाँ पर आ जाएगी, ठीक है। तो हम इसका कांस्टेंट निकालें, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कि कितना ये टूटा और कितना वापस ये आपस में जुड़ा, तो उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं K से, ठीक है। और जब हम इस पर लॉ ऑफ मास एक्शन अप्लाई करेंगे तो प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, तो प्रोडक्ट की एक्टिव कॉन्सेंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट की एक्टिव कॉन्सेंट्रेशन, ये अगर हम स्क्वायर ब्रैकेट में इसको लगा देते हैं तो इसे हम बोलते हैं एक्टिव कॉन्सेंट्रेशन। अब एक्टिव कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है,